हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ऐसा क्वेश्चंस आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिथोपोन है। लिथोपोन जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो याद रखना है, लिथोफोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है BaSO4 प्लस ZnS। ठीक है, ZnS ये होता है लिथोफोन का केमिकल फार्मूला। तो इसको आपको याद रखना है बेरियम सल्फेट से। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट है, इससे आपको याद रखना है। उसके बाद है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो लकड़ी की वस्तुओं को अगर कीड़ों से बचाना है तो उस पर जो लेपन करना होगा वो करना होगा हमको जिंक क्लोराइड का। ठीक है, जिंक क्लोराइड का लेपन करने से लकड़ी की वस्तुओं पर कीड़े नहीं लगती है। उसके बाद है चूहों को मारने की दवा है। तो याद रखना है, चूहों को जो मारने की दवा है वो है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहों की मारने वाली दवा है। उसके बाद है रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। तो याद रखना है कि रंगने में जो काम आता है वो तीखा पदार्थ जो है वो है जिंक फॉस्फेट। ठीक है, जिंक फॉस्फेट वो तीखा पदार्थ है जिसका यूज रंगने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। तो हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु देती है? तो याद रखना है जिंक। जिंक जब गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो वो जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इसको आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो याद रखना है, चांदी का जो निष्कर्षण है वो अर्जेंटाइट अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखना है, साइनाइड विधि जो प्रयुक्त की जाती है वो की जाती है चांदी के निष्कर्षण की विधि में ही। ठीक है, तो चांदी के निष्कर्षण में जो विधि अपनाई जाती है उसी का नाम है साइनाइड विधि। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो याद रखना है चांदी। चांदी यानी कि सिल्वर जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। उसके बाद है फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु के ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है? तो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना, तो उस पर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। तो लूनार कास्टिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लूनार कास्टिक। ठीक है, तो देखिए लूनार कास्टिक में तो सिल्वर तो आएगा ही। ठीक है, सिल्वर तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? तो इसके साथ आपको याद रखना इस तरीके से, यहाँ पे देखिए N लगा हुआ है। ठीक है, 9 लगा है। तो नाइट्रेट 9 से क्या याद रखना है? नाइट्रेट। तो Ag और नाइट्रेट मतलब NO3। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या है? तो हॉर्न सिल्वर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है, ठीक है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ये याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड को ही हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट जिसको क्या बोलते हैं? लूनार कास्टिक भी बोलते हैं, AgNO3। अभी मैंने देखा, तो इसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? ठीक है, रंगीन बोतल में रखने का क्या कारण है? क्योंकि अगर इसको खुला अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इसलिए इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है, जिससे ये क्या होता है, सेफ रहता है। फिर नेक्स्ट है कि लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम है। तो लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम अभी तो यही देखिए, लूनार कास्टिक यही चीज़ है, क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट देखिए कहाँ पे आंसर है, लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम तो सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए फोटोग्राफिक में उपयोगी तत्व हैं, तो मैंने बताया कि फोटोग्राफिक में जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है फोटोग्राफी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है उसमें आपका सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखना सोना। सोना जो है वो सदैव क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लचीला और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है? तो सोना जो है सबसे अधिक लचीला होता है और इससे पीटकर बहुत सारा आभूषण बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दिया है उसी में आपको बताना है कौन सा भारी है। तो याद रखना इसमें सबसे जो भारी होता है वो होता है सोना। सोना जो है सबसे भारी होता है इन ऑप्शन के। ठीक है, इन ऑप्शन में अगर चूज करना है तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोने का निष्कर्षण मुक्तक किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए सोने का निष्कर्षण जो है वो सिल्वेनाइट से भी होता है और केलावेराइट से भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त दोनों, सिल्वेनाइट और केलावेराइट। उसके बाद है सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो याद रखना है एक्वा रेजिया जिसको अम्लराज भी बोलते हैं, इसमें सोना क्या हो जाता है? घुल जाता है। उसके बाद है सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें जो है तांबा, ठीक है, कॉपर मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण पे लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हॉलमार्क, यही चीज क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? तो याद रखना है बेवकूफ फुल्स गोल्ड। ठीक है, इसको जाना जाता है तो याद रखना है पायराइट्स को जाना जाता है। बेवकूफों का सोना जो है वो पायराइट्स को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध सोना होता है। तो याद रखना शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। उसके बाद है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? देखिए यहाँ पे 100% शुद्ध सोना मतलब 100% कितना होता है? 24 कैरेट का। इसको इस तरह भी अपोजिट भी लिख सकते हैं, किस तरह से, यानी कि 24 कैरेट का, ठीक है, सोना जो है वो क्या होता है? 100% शुद्ध होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या पूछा? 18 कैरेट का। तो देखिए 24 कैरेट का 100%, ठीक है, तो 18 कैरेट का कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए ये 6, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये कितना बार में ब्रेक हुआ है? 6 × 4। ठीक है, 6 × 4 24 होता है, तो ये है 100% का। हमको क्या करना है? 18 कैरेट का। तो 18 कैरेट का कैसे प्राप्त होगा? तो इसको देखिए क्या कीजिए आप, जो 100 है, ठीक है, 100% में टोटल कितना था? 24 कैरेट ये होता है। हमको निकालना 18 कैरेट का, तो 18 कैरेट से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 75 आ जाएगा। 6 4 जा 6 3 जा और 4 से ये 25 बार में, तो 25 या कितना हो जाएगा? 75। तो 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पारा का निष्कर्षण किया जाता है। तो पारा का जो निष्कर्षण किया जाता है वो किया जाता है सीनेबार से। ठीक है, सीनेबार से पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, और गेलना से, याद रखना गेलना से जो है सीसा का निष्कर्षण किया जाता है, और पारा का किससे? सीनेवार से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव धातु है? तो मरकरी मरकरी एक द्रव धातु है। उसके बाद क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को ही जाना जाता है। ठीक है, और निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो याद रखना पारा। पारा यानी कि मरकरी जो है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद है पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है। तो याद रखना है कि पारा अगर किसी अन्य धातु के साथ मिल के मिश्रण बनाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अमलगम। ठीक है,
अमलगम हमेशा कैसे बनता है, जब कोई धातु किससे मिले, पारा से। यानी कि एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अमलगम में पारा तो होगा ही, ठीक है, पारा के बिना अमलगम नहीं बन सकता। दूसरा याद रखना है कि पारा जो है वो किस धातु से अमलगम नहीं बनाता है। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पारा किस धातु से मिलकर अमलगम नहीं बना पाता है, तो कौन सा धातु, लोहा। याद रखना लोहा से अगर पारा मिलेगा तो उसमें फिर अमलगम नहीं बनेगा, बाकी सभी धातु के साथ पारा जो है अमलगम बना देता है। इसलिए क्या होता है कि पारा को जो है हम लोहे के पात्र में रखते हैं, लोहे का कंटेनर होता है उसमें हम पारा को रखते हैं। क्यों वो सुरक्षित होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो अमलगम नहीं बना पाता है। बाकी अदर धातु में रखेंगे तो अमलगम बना देगा। उसके बाद है तत्व जो अमलगम में अनिवार्यता होता है, मतलब अमलगम जो बनता है उसमें कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है, तो कौन सा, पारा यानी कि मरकरी। मरकरी को ही पारा बोलते हैं, इसलिए अमलगम जब भी बनेगा तो उसमें पारा तो रहेगा ही। उसके बाद है पारा का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। देखिए पारा क्या होता है, इसका उच्च संचालक शक्ति होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो हीट है, ठीक है, उष्मा वो बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए इस जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तापमापी यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में याद रखना है कि सामान्य ट्यूबलाइट में अ, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना है, फिर से मैं नया वीडियो क्वेश्चंस पे लाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है यहाँ पर। तो थैंक यू, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।